हम लोगों ने इतना पढ़ा था पिछले क्लास में कि एक्चुअल में जो मेंडलीव था, मेंडलीव ने के टाइम पर 63 एलिमेंट डिस्कार्ड हो चुके थे। उन्होंने अरेंज किया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को, और उसके बारे में मतलब उन्होंने दो चीजों को यूज किया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि उन्होंने कैसे दो चीजें यूज की थी मेटल्स सॉरी एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए ऑफ द ऑल नोन एलिमेंट्स अपने टाइम के। तो सबसे पहले उन्होंने दो चीजें कौन कौन सी ली थी बेटा? एक तो लिया था एटॉमिक मास, और दूसरा क्या लिया था? बोलो, दूसरा क्या लिया था उन्होंने? फॉर्मूला ऑफ द एलिमेंट विथ फॉर्मूला ऑफ द एलिमेंट लिया था कि नहीं लिया था? बोलो जल्दी, बोलो फटाफट से जवाब। जब पूछा जाए तो जवाब दिया करते हैं भाई। आवाज आ रही है मेरी सबको? तो बोलिए फटाफट से। तो उन्होंने दो चीजें ली थी। क्या क्या चीजें ली थी बेटा? एक तो 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर्ड, मतलब उस टाइम के जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। उन्होंने दो चीजें ली थी, अरेंज द एलिमेंट्स विद देयर, और फॉर्मूला भी लिया था एलिमेंट्स का, विद देयर ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहता था द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ओके, समझ आया? समझ आया? या फिर हम लोग, कोई बोल क्यों नहीं रहा भाई? आवाज जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हम्म, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में कहता है द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास देन द एलिमेंट विद सेम प्रॉपर्टीज रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल। यानी कि एक एलिमेंट्स जो होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी वो रिपीट करते हैं आफ्टर द रेगुलर इंटरवल। ओके, गॉट इट? समझ आया? चलो आगे चलते हैं। न्यूलैंड्स का हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। न्यूलैंड्स का एक्टिविटी क्या क्या थी? लॉथर मेयर तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो, तो जरा मुझे कोई मेंडलीव की क्या क्या ड्रॉबैक्स थी वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से, और उसको समझ के बताते हैं कि मेंडलीव की क्या क्या ड्रॉबैक थी। ओके, व्हाट वर द ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? तो सबसे पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की ड्रॉबैक ये थी कि मेंडलीव वाज नॉट स्ट्रिक्ट ऑन हिज स्टेटमेंट। ही वाज नॉट स्ट्रिक्ट ऑन हिज स्टेटमेंट दैट कि जो एलिमेंट मतलब उसने कहा था कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो उनकी मतलब उसमें जो है रिपीटेशन होता है, मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट करती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो अभी यहाँ पर जो है कोबाल्ट का मास देखोगे तो ये है 58.9, और निकिल का मास देखो तो कितना है? 58.7। तो ये इधर होना चाहिए था और ये इधर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। उसने कोबाल्ट को अपनी जगह पर रखा, मतलब 58.9 पहले ले लिया, ज्यादा एटॉमिक मास वाला पहले लिया, ठीक है, और इसको बाद में लिया, निकल को उसने बाद में लिया, ठीक है। जबकि जो लोअर मास वाले एलिमेंट है उसको पहले लेना था। इसी तरह से उसने टेलोरियम और आयोडीन के मास में भी ऐसे किया। Tellurium is having a mass of 128 and iodine is going to have the mass of 127. Then it should be placed here and it should be placed here. But ये उसकी drawback थी, ठीक है, that he was not strict on his statement that the elements are arranged in increasing order of their atomic masses. Okay, समझ आया? जवाब नहीं दे रहे हो तुम लोग।
यस सर। ओके, तो लिखो फटाफट से इसकी क्या क्या ड्रॉबैक होंगी फटाफट से। पहले ड्रॉबैक पढ़ते हैं फिर अचीवमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ मेंटली पीरियोडिक टेबल। ऑफ पीरियोडिक टेबल। पहले क्या ड्रॉबैक है? सबसे पहले he was not strict on his statement. He was not strict he was not strict on his statement that elements are arranged in increasing order of their atomic number. ओके, पहला तो स्टेटमेंट उसका ये गलत हो गया, ठीक है। सॉरी, एटॉमिक मास। For example, in case of cobalt and nickel which was having higher mass, ठीक है, निकल का मास जिसका लोअर मास था वो बाद में प्लेस किया गया देन कोबाल्ट। ओके, समझ आया? तो निकल हैविंग मास कितना होता है, बोलो? 58.7. 58.7 and cobalt 58.9. 58.9. So in case of nickel and cobalt, nickel which is having a mass of 58.7 and cobalt इतना, ठीक है, nickel was placed after cobalt in the table। समझ आया? उसके बाद निकल वॉज प्लेस आफ्टर कोबाल्ट, सीओ कर दो इसको, जब हमने नहीं लिखा है तो आफ्टर कोबाल्ट इन द टेबल। सिमिलर with iodine and tellurium, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा उसका जो वो था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाया था। सेकंड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन तो आज भी नहीं पता। हाइड्रोजन जो दोनों की प्रॉपर्टी को रिसेंबल करता है। देखो, अगर तुम देखोगे तो हाइड्रोजन हेलोजन ग्रुप की प्रॉपर्टी को भी रिसेंबल करता है। हेलोजन ग्रुप कौन सा होता है? ग्रुप 17, अभी आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। दैट इज हाइड्रोजन, जैसे हम लोग बोलेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हाइड्रोजन इन वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को भी रिसेंबल करता है और साथ में एल्कली मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास है एल्कली मेटल्स, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इनकी प्रॉपर्टी को भी रिसेंबल करता है, यानी एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी को भी रिसेंबल करता है। एल्कली मेटल्स और हेलोजन की प्रॉपर्टी को भी रिसेंबल करता है। कैसे? जैसे हेलोजन F2 बनाते हैं, Cl2 बनाते हैं, Br2 बनाते हैं, I2 बनाते हैं, इसी तरह से H2 भी बनता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके, या क्लोरीन जो है वो NaCl बनाता है, उसी तरह से Na सोडियम हाइड्राइड भी बनता है, ठीक है। ओके, या पोटेशियम हाइड्राइड KCl बनता है तो KH भी बनता है। तो इस तरह से अगर मैं बोलूंगा तो ये हाइड्राइड के साथ जिस तरह से बिहेव करता है वैसे ये भी बनाते हैं।
ठीक है, गैस की तरह भी एक्ट करता है और मतलब -1 वैलेंसी को शो कर रहा है ये, तो हाइड्रोजन भी -1 वैलेंसी को शो कर रहा है यहाँ पर, -1 वैलेंसी को। इसी तरह से लिथियम की तरह पे, जैसे लिथियम रिएक्ट करता है किसके साथ, जैसे सपोज कीजिए लिथियम रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे वाटर है तो Na2O बनाएगा, तो हाइड्रोजन भी H2O बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम +1 वैलेंसी को शो कर रहा है, तो हाइड्रोजन +1 वैलेंसी को भी शो करता है। तो हाइड्रोजन क्योंकि -1 वैलेंसी को भी शो करता है और +1 वैलेंसी को भी शो करता है, तो इसकी पोजीशन समझ में नहीं आ रही कि इसको हम लोग यहाँ रखें कि यहाँ रखें। तो अब की टेबल में तो ये खैर बीच में रखा होता है, इसकी पोजीशन ही नहीं पता है, उस टाइम पे भी नहीं पता थी, तो उसने हाइड्रोजन को जो है वो एल्कली मेटल्स के ऊपर रखा था, यहाँ पर रखा है, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाया था। ठीक है, समझ आया? गॉट इट? तो Yes, पोजीशन ऑफ, हाँ, he was not able to able to determine भी बोल सकते हो, determine the position of hydrogen as it resembles the property of both इसकी alkali metals and बोलो and halogen group दोनों से, alkali metals and halogen से मिलता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट इज दी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, भी नहीं बता पाया था। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक मास, सॉरी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास कार्बन 12 है और एक कार्बन 14 है और एक नाइट्रोजन 14 है, इनका एटॉमिक नंबर तो 6 होगा और इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अब तो एटॉमिक नंबर था, अब तो एटॉमिक नंबर पता है, तब उस टाइम पे एटॉमिक नंबर नहीं पता था। तो अब समझ में नहीं आया कि कार्बन 14 को तुम नाइट्रोजन के साथ रखोगे कि कार्बन 12 वाले में रखोगे। तो आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बता पाया था, क्योंकि आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेम तरह के, मतलब आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स। हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स were not determine नहीं हो पाया था। ठीक है, कि where they should be placed, कहाँ पे प्लेस रखे? ठीक है, तो अगर सेम एटॉमिक मासेस होंगे तो उनको हम लोग दो डिफरेंट पोजीशन पे तो नहीं रख सकते। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर नॉट डिटरमाइंड वेयर दे शुड बी प्लेस्ड। ठीक है, वेयर दे शुड बी प्लेस्ड, मतलब अकॉर्डिंग के उसके हिसाब से तो सेम ही पोजीशन पे रखेंगे, सोडियम को भी और मतलब सॉरी नाइट्रोजन को और कार्बन 14 को, दोनों को एक ही जगह पे रखना चाहिए क्योंकि उनका जो है मास वो है। या फिर मैं बोलूंगा तो कार्बन 12 को और नाइट्रोजन को तो हम लोग अलग अलग रखेंगे क्योंकि इनका मास डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों को सेम पोजीशन पे रखना चाहिए, इनका मास सेम है। सो अकॉर्डिंग टू हिम same mass element should be placed at same position like nitrogen's 14 या कार्बन 14 and nitrogen must be placed at same position as they same position
as they have same masses. Okay, बट अगर हम लोगों ने इनको सेम पोजीशन पे रख दिया तो भाई इनकी प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, समझ आया बेटा, समझ आया, बोलिए समझ आया। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, सो इनको सेम पोजीशन, तो तीन मेन ड्रॉबैक थी, ठीक है, कि डिफरेंट एलिमेंट्स को मतलब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बता पाया था क्योंकि वो दोनों की सेम मतलब हेलोजन और एल्कली मेटल्स जो है उनकी उनकी सेम प्रॉपर्टी को रिसेंबल करता है। दूसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नहीं बता पाया क्योंकि आइसोटोप्स सेम मासेस वाले एलिमेंट होते हैं, जैसे कैल्शियम और आर्गन को तुम देख सकते हो, आर्गन इज अ गैस एंड कैल्शियम इज अ मेटल, दोनों का मास 40 होता है, तो ऐसे उसके अकॉर्डिंग तो सेम जगह पे रखना चाहिए, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज के जमाने में अगर हम लोग, क्योंकि चलो पहले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे, इस क्वेश्चन पे बेस्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है दूसरी इसका था कि उसने डिफरेंट मासेस वाले एलिमेंट्स को अलग अलग पोजीशन पे रखा, मतलब ही वाज नॉट स्ट्रिक्ट ऑन हिज स्टेटमेंट। हाँ बोलो सर, एक क्वेश्चन था सर, 1872 में जब सर उन्होंने निकेल और कोबाल्ट को सर जब अरेंज किया था तो वो गलत है, वो भी श्योर नहीं थे इस बात पे, तो सर आज की डेट तक स्टिल मतलब 2022 तक सर अभी तक किसी ने जगह चेंज नहीं करी उनकी, मतलब सर पहले निकेल को रख दिया फिर बाद में कोबाल्ट को। पहले निकेल को और कोबाल्ट को, यस सर, मतलब उनकी जगह मतलब 50 कोबाल्ट की 58.9 है, निकेल की 58.7 है, तो सर वो आगे पीछे हैं, तो ये तो मेंडल हाँ तो भी श्योर नहीं थे इस पर। हाँ अब तो चेंज हो गई ना, अब सर पहले अब चेंज हो गई है। हाँ अब चेंज हो गई है, अब पहले कोबाल्ट है फिर निकेल है, ठीक है, ठीक है। ओके सर। अब कैसे है ये, अब ऐसे है स्ट्रोंशियम, ठीक है, ये कोबाल्ट है और ये है। अब एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है ना, तो पहले उनकी टेबल में क्या है कि उनकी टेबल में भी सही है, Ni बाद में कोबाल्ट उसमें अब आपकी जैसा ही है मतलब, लेकिन उनके अकॉर्डिंग होना ये चाहिए, तो क्योंकि निकेल का मास कितना होता है 58.7, 58.7, इसका कितना होता है 58.9, 58.9। तो लेकिन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो अब पोजीशन है अभी भी वही पोजीशन है, लेकिन अब एटॉमिक नंबर चेंज है, एटॉमिक नंबर पे है ना ये वाले टेबल, तो इसका एटॉमिक नंबर यस होता है 27 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 28, 28। तो अब एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है तो अब सही है, ठीक है। लेकिन पोजीशन तो दोनों की सेम है, लेकिन बात ये थी ना कि एलिमेंट उन्होंने स्ट्रिक्ट एटॉमिक मासेस के बेसिस पे लगाए थे, तो ही वाज नॉट स्ट्रिक्ट ऑन हिज स्टेटमेंट, तो उसको यहाँ रखना चाहिए था और इसको इधर रखना चाहिए था उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो उनकी यानी टेबल में सर अभी उनकी स्टेटमेंट जो थी हम लोग अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट नहीं, उन्होंने जो टेबल बनाई थी वो अभी तक बहुत हद तक मैच करती है हमारी नई वाली टेबल से, मतलब उन्होंने जहां जहां पे मतलब जो जो उन्होंने किया है वो मैच करती है, अभी भी कोबाल्ट ऐसे ही है जैसे उनकी टेबल में है, कोबाल्ट पहले, लेकिन अब हमने चेंज कर दिया क्राइटेरिया, हमने मास पे नहीं रखी, हमने किसने रखा है एटॉमिक नंबर पर, और एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का पहले होता है 27 और निकेल का बाद में होता है, तो इसलिए कोबाल्ट ही पहले आना चाहिए, निकेल बाद में आना चाहिए। लेकिन ओके अगर हम सर। लोग इसको एटॉमिक मासेस के बेस पे अरेंज करेंगे तो निकेल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, तो अब वाली टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होती है, समझ आया। यस सर। तो अभी सवाल आपसे पूछा जाए कि एक सवाल पूछा जाए कि कंसीडर करिए दो आइसोटोप्स, हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं, एक है हमारे पास, कंसीडर करते हैं हम लोग, क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसीडर टू आइसोटोप्स, हम लोग दो आइसोटोप्स मान लेते हैं, आइसोटोप्स, ठीक है, एक मान लेते हैं क्लोरीन 1735 और दूसरा हम लोग मान लेते हैं क्लोरीन 1737, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए कि आप इनको सेम स्लॉट में रखोगी, वुड यू प्लेस देम इन डिफरेंट स्लॉट, या इनको डिफरेंट स्लॉट में रखोगी, ये क्लोरीन है, सेम स्लॉट में रखोगी या डिफरेंट स्लॉट में रखोगी, बताइए, जबकि इनका मासेस जो है वो डिफरेंट है, तो क्या इनको
तो मेन उद्देश्य क्या, मेन पर्पस, व्हाट इज द पर्पस of arranging the elements? What is the purpose of periodic classification? What does the word periodic classification means? क्या है periodic classification? Periodic classification को जब मैंने स्टार्ट करवाया था आपसे चैप्टर, तो तभी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि ये वो तरीका है जिसमें हम लोग एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स है, नोन एलिमेंट्स है, उनको हम लोग सेम मतलब ऑल दी नोन एलिमेंट, जितने भी हमारे पास नोन एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे को हम लोग को अरेंज करना है। और उन सारों को अरेंज करने पर इस तरह से अरेंज करना है कि द एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर शुड हैव, जो उनका सेम एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वो सेम ग्रुप में आना चाहिए। या एटॉमिक नंबर भी छोड़ो, मेन उद्देश्य, मेन पर्पस ये है कि जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एक ग्रुप में आए, और जिनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट ग्रुप में आए। ये है मेन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन इज दैट द एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, सॉरी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शुड लाई इन द सेम ग्रुप, यानी एक ग्रुप में आ जाए, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को रिसेंबल करते हैं वो सिमिलर वाले से अलग हो जाए। अब अगर हमारे रूल के अकॉर्डिंग ये 35 है, ये 37 है, तो ये अलग ग्रुप में होने चाहिए। अगर हम लोग इनको अरेंज कर रहे हैं एटॉमिक मासेस के बेस पे, तो ये डिफरेंट ग्रुप में होने चाहिए, मतलब डिफरेंट प्लेस पर होने चाहिए, क्योंकि इनकी मास अलग है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज बाद में पता चला कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक मास का फंक्शन नहीं है, वो एटॉमिक नंबर का फंक्शन है। कि केमिकल प्रॉपर्टी जो डिटरमाइन की जाती है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास पर। ये बाद में पता चला, जब तक मेंडलीव के टाइम पर ये पता नहीं था कि एटॉमिक नंबर भी कोई चीज होती है। ही वाज जस्ट अरेंजिंग द एलिमेंट्स, उसने अरेंज किया और बता दिया। समझ आया? गॉट इट? गॉट इट? तो अगर आपसे पूछा जाए कंसीडर टू एलिमेंट्स, ये आप क्या इनको आप सेम ग्रुप में रखेंगे कि डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे कि वी विल प्लेस देम इन द सेम ग्रुप और सेम पोजीशन, because the purpose of periodic classification is to arrange the elements in the same group which are going to have the, to place the elements having the same chemical properties in the same group while the dissimilar are separated. So if they have same, these are the same elements and have the same atomic instead if they have the same different atomic masses, if they have the same chemical properties, they must be placed in the same group. समझ आया? समझ आया? ये क्वेश्चन है। तो यहां पर है, would you place them, do you place them in the same group or different? तो हम लिखेंगे इसका आंसर होगा we will place the elements, these two elements at the same position as they have similar chemical properties instead, अरे यार ये गड़बड़, अच्छा आ गया, इंस्टेड बजाय इसके, या इंस्टेड छोड़ो, ऑल्दो लिखो, ऑल्दो they have different masses, because the purpose of classification, purpose of periodic classification is to arrange the element such that the element
the element with same chemical property, same chemical with same chemical property must lie in the same group while the dissimilar is separated. समझ आया बेटा? Such that the element with same chemical property must lie in the same group while the dissimilar are separated. समझ आया? समझ आया क्यों रखोगे? बोलिए बेटा, समझ आया? अब मेंडलीव की कुछ अचीवमेंट भी थी, बहुत सारी अचीवमेंट थी कि मेंडलीव ने एक तो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, तो मेंडलीव ने काफी सारी, अगर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को देखो तो मेंडलीव ने यहाँ पर जो है स्पेस को छोड़ा है, यहाँ पर स्पेस को उसने नहीं फिल किया है, ये कुछ स्पेसेस है, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया मेंडलीव ने? क्योंकि उस टाइम पर देख रहा था कि वो what he was seeing, या यहाँ पर स्पेस छोड़ा, यहाँ स्पेस छोड़ा, यहाँ स्पेस क्यों छोड़ा? बिकॉज ही न्यू दैट कि भाई कैल्शियम के बाद अगला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 47 भले ही सही आ गया है, लेकिन ये टाइटेनियम जो है वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रिसेंबल कर रहा है सिलिकॉन जैसी, ठीक है। तो और उसका एटॉमिक मतलब जो हम बोलेंगे कि उसकी जो फॉर्मूला है विद द ऑक्साइड एंड हाइड्राइड वो ऊपर वाले एलिमेंट से मैच कर रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पर वाला अभी आ नहीं रहा है, यहाँ पर मिस है। तो उसने बोला कि हो सकता है कि एलिमेंट अभी डिस्कवर्ड नहीं हुआ हो, तो इसलिए उसने स्पेस छोड़ा, ठीक है। he left the space for some unknown elements that उसने बोला कि they will be discovered in near future आज, और उन्होंने उसका नाम भी रखा, ई का एल्यूमिनियम, ई का सिलिकॉन, ई का जर्मेनियम, अलग अलग तरह से उन्होंने नाम रखा, ठीक है। और सॉरी, ई का बोरॉन, ठीक है। तो अलग अलग तरह से नाम रखा और बाद में वो एलिमेंट जो है वो डिस्कवर्ड भी हुए। समझ में आया? तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कैसे क्या क्या था अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। फटाफट से मिलते हैं। पहला अचीवमेंट देखते हैं, अचीवमेंट क्या क्या थी। अचीवमेंट भी बोल सकते हो पीरियोडिक टेबल क्या क्या थी, बोलो बेटा जरा, अचीवमेंट बोलो। पहली क्या थी? ही लेफ्ट some space in his table, ठीक है, for the undiscovered element saying that these elements मतलब undiscovered, he left the spaces in his table for the undiscovered elements and predict क्या था उसने, उसका predict their approximate masses formula with oxide and hydride, कि उसका भाई ये जो एलिमेंट होगा यहाँ पर जो होगा उसका फॉर्मूला ऑक्साइड के साथ ये होगा, हाइड्राइड के साथ ये होगा। तो फॉर्मूला प्रेडिक्ट कर दिया, उनका अप्रोक्सीमेट मास प्रेडिक्ट कर दिया कितना होगा उसका मास, ठीक है। एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसे होगी। तो उसने पहले ही बताया था, दिस हेल्प इन डिस्कवरिंग दोज एलिमेंट्स,
which जब भाई किसी का एड्रेस पता हो, आपको पता हो कि भाई ये एड्रेस है, यहाँ पर फला जगह ये आदमी रहता है, उसकी शक्ल ऐसी होगी, तो आप इजीली डिस्कवर कर सकते हो। जब आपने पता ही नहीं है कि वो कैसा दिखता होगा, कैसा होगा, तो उसकी मुश्किल होगी। तो दिस उसकी इंफॉर्मेशन में हेल्प में, मतलब वो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट को डिस्कवर करने में बहुत हेल्प की। तो दिस हेल्प इन डिस्कवरिंग दोज एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसने उनका नाम भी प्रिडिक्ट कर दिया था पहले ही। ई का होता है मतलब ई का एल्यूमिनियम, ई का सिलिकॉन, ई का एल्यूमिनियम नाम रखा था उस वक्त के, ये एक एल्यूमिनियम होगा नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम, ई का मतलब होता है नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद है ई का सिलिकॉन, ठीक है, एंड ई का बोरोन भी था, ठीक है। समझ में आया? ई का एल्यूमिनियम, ई का सिलिकॉन, ओके। तो अब जो है वो एलिमेंट जो है वो कौन कौन से प्रिडिक्टेड, ये तो उसने नाम रखा था। नाउ अब वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम, तो बैंगन आलू गाजर, दैट इज गैलियम, ठीक है, गैलियम। एंड सिलिकॉन का कार्बन के बाद आता है सी, गए, तो दैट इज जर्मेनियम, ठीक है। काशी गए संत प्रभु, ओके। जर्मेनियम और बोरोन वाज दी ई का स्कैंडियम था, बोरोन था, एक मिनट, ई का बोरोन। तो बोरोन में जो था, बोरोन आलू में, बोरोन नहीं था नाम, कुछ और था, स्कैंडियम। ये थर्ड वाले एलिमेंट का मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, क्या नाम रखा था मेंडलीव ने, तो अभी मुझे याद आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टेबल में देख लेते हैं ना, एक मिनट कहाँ कहाँ स्पेस छोड़ा है। तो एल्यूमिनियम के नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज, है ना, ठीक है। उसके बाद काशी गए, काशी, उसके बाद यहाँ पर एस एन, जैसे स्टॉन्शियम 10, यहीं पर कहीं स्पेस था। चलो मैं अभी, मुझे याद आ जाएगा तो मैं अभी लिखवाता हूँ थर्ड एलिमेंट क्या था, ठीक है। स्कैंडियम था, स्कैंडियम, बोरोन, एक का बोरोन को स्कैंडियम बोलते थे शायद से, स्कैंडियम, ठीक है। तो ये चार एलिमेंट थे, इस पर भी मैं स्टार बना देता हूँ, मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा, ओके। चलो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। उसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए स्पेस छोड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट जो था, तो उसने क्या किया था कि जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए थे उसमें तो हेल्प करी थी, उसके साथ साथ उसने बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास में करेक्शन किया था, यानी ही वाज जस्ट वर्किंग ऑन द एटॉमिक मास, तो बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास गड़बड़ था, तो उसने अपने टेबल बनाने में बहुत सारे एलिमेंट्स का मास को सही से करेक्ट किया। गोल्ड का मास भी ऐसे ही कुछ करेक्शन किया था, तो ही करेक्टेड द एलिमेंट्स, masses of some elements, he he corrected the mass, he corrected the mass of some element, कुछ एलिमेंट्स के मास को भी उसने करेक्ट किया था, ओके। some elements, okay, such as gold, तो गोल्ड का मास को करेक्शन किया था उसने। और क्या क्या किया था उसने उसकी टेबल के अंदर, मतलब अभी सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक, सॉरी अचीवमेंट ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो ब्लूप्रिंट है मेंडली पीरियोडिक टेबल की, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनी हुई है वो ऐसी ही है, एक तरह से ब्लूप्रिंट है मेंडली पीरियोडिक टेबल की। तो हम बोलेंगे मेंडली पीरियोडिक टेबल या हिज टेबल act as blueprint
blueprint for modern periodic table. periodic table समझ आया बेटा? समझ आया? थर्ड जो था उसका that was कि his table act as a blueprint for his modern periodic table के लिए जो है वो उसके लिए blueprint की तरह काम करती है. उसके बाद नेक्स्ट उसका अचीवमेंट जो था वो ये था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एक स्पेस, जैसे अब उस वक्त नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, तो नोबल गैस अगर डिस्कवर्ड हो जाए, ठीक है, इफ द नोबल गैसेस आर डिस्कवर्ड, हम लिखेंगे इफ द नोबल गैसेस आर टू बी प्लेस्ड in Mendeleev table, in his table, they can be placed in different group without disturbing the other element. अदर एलिमेंट्स यानी अदर एलिमेंट्स और टेबल, यानी बिना टेबल को डिस्टर्ब किए आप उसको प्लेस कर सकते हो. समझ आया? समझ आया? यस सर. ओके, तो इस तरह से मेंडलीव की ये टेबल्स थी और जिसमें मेंडलीव ने इतना सारा कुछ किया था. ठीक है, गॉट इट? समझ आया? गॉट इट बेटा? यस सर. यस सर. तो इतना सारा कुछ मेंडलीव ने दिया था. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज, ये अचीवमेंट हो गई हैं, ये ड्रॉबैक्स हो गई हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पूरी खत्म हो चुकी है. अब हमारे पास बच रहा है दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से समझना बेटा. इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें मैंने कहीं ना कहीं कर दिया. अरे यार 14, चलो कोई नहीं, वो बाद में अरेंज कर दूंगा. उसके बाद अलग अलग थे. लोथर मेयर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस लोथर मेयर का भी एक कर्व था. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक मास का. ये पहले मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बोलता था, या मेंडलीव ने बोला था ये बात कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किस पर डिपेंड करती है बेटा? जरा बोलो, बोलिए. एटॉमिक मास. एटॉमिक मासेस पे. एटॉमिक मासेस पे डिपेंड करती है. ये कौन बोलता था? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, लेकिन मॉसले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने पर उन्होंने कैथोड रे को स्ट्राइक कराया टंगस्टन मेटल से. तो उन्होंने एक स्पेशल रेज को निकला जिसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता थी उस वक्त, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया एक्स रेज. XYZ बोल देते ना, तो एक्स रेज उसका नाम रख दिया. अब एक्स रेज रखने पर उन्होंने देखा कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफ्लेक्टेड एक्स रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट एलिमेंट. ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है, यानी कि उस एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी निकल के आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट एलिमेंट. यानी जिस एलिमेंट को टारगेट किया गया उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही थी. समझ में आया? गॉट इट? जिस एलिमेंट को तुम टारगेट कर रहे थे कैथोड रेज से, उसके एटॉमिक नंबर, क्या आपने किस एटॉमिक नंबर का वो लिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर डिपेंड कर रही थी. गॉट इट? तो अब फ्रीक्वेंसी का क्या मसला है वो तो तुम पढ़ोगे हायर क्लासेस में, उसको छोड़ो अभी. तो ये मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था. मैं तो ये नहीं लिखना है तुम्हें. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता था? फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है किसी भी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उसके एटॉमिक नंबर की. When elements are arranged on increasing order of their atomic number,
then the element with similar chemical properties repeats after the regular interval. समझ आया? समझ आया? Sir, one more time, please. फिर से देखो, मैं बोल रहा हूं कि सपोज करो कि आप एक समझाने के तौर पे बता रहा हूं मैं, ये हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है? मान लीजिए ये बर्फ पर है, बर्फ है, इस पर आप गाड़ी चला रहे हो, इस पर आप क्या चला रहे हो? गाड़ी चला रहे हो। या इसको भी छोड़ो, मैं और आसान तरीके से मैं समझाता हूं। सपोज कीजिए कि आपको कोई एक पत्थर जो है वो ऊपर छत पर लेके जाना है, ठीक है? तो अब आप मुझे बताइए, उस पत्थर में मैंने आपको 5 केजी क्या दे दिया है? रुई। और 5 केजी मैंने आपको दे दिया है नमक, सॉल्ट। अब आपसे पूछता हूं कि किसको आप आसानी से ऊपर ले जाओगे, नमक को कि सॉल्ट को? सॉरी, नमक को कि रुई को, कॉटन? किसको लेके जाओगे आसानी से? सर कॉटन। हाँ भाई, किसमें कम कम एनर्जी लगेगी आपकी? दोनों तो एक ही है, 5-5 किलो। एग्जैक्टली, दोनों 5-5 केजी है तो मेहनत दोनों में बराबर लगेगी, ठीक है? दोनों 5-5 केजी हैं तो मेहनत उठाने में उतनी ही लगेगी आपकी। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया, इट डिपेंड्स ऑन द मास, कि आपने 5 केजी आप रुई सर पे रख के लेके जाइए, चाहे 5 केजी नमक सर पे रख के लेके जाइए, दोनों में आपको मेहनत बराबर पड़ेगी, क्योंकि इट इज डिपेंड ऑन द मास, नॉट द सरफेस एरिया। अगर आपने 5 केजी लिया, आपका इतना बड़ा हो गया, 5 किलो नमक ले लिया तो उसको हो गया। अब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो सवाल पूछा वो उसी देखना, सर पे प्रेशर पड़ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेहनत की बात कर रहा हूँ, किसमें कम या किसमें ज्यादा लगेगी। तो मेहनत दोनों में बराबर लगेगी, यानी एनर्जी दोनों में सेम लॉस होगा। समझ आया? Yes, sir. जैसे आप फैन चलाइए 100 वाट का, चाहे आप 100 वाट की मोटर चलाइए कोई दूसरी, ऐसा नहीं है कि आपने फैन चलाया तो आपको हवा आ रही है तो एनर्जी, बिजली का बिल कम आएगा, और आपने हीटर 100 वाट का कुछ और ट्यूबलाइट जलाई तो आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा। समझ आया? तो जो चीज डिपेंड करती है किस पे? पावर पे, यहाँ पर पावर। इसी तरह से जब मेंडलीव ने मोस्ले ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे को स्ट्राइक कराया था, तो भारी पर डिपेंड नहीं कर रहा था कि कितना मेटल का एटॉमिक मास कितना है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, उस पर डिपेंड कर रहा था उसका एटॉमिक नंबर क्या है। जैसे कार्बन 12 ले लिया, या कोई ऐसा एलिमेंट ले लिया जिसका मास सेम है। अब यहाँ पर तो आपको मास का डिफरेंस लगता है, लेकिन बहुत सारी जगह आपको मास अगर आप उठा करके देखोगे तो मास में काफी डिफरेंसेस है, एलिमेंट में मास में काफी डिफरेंसेस है, ठीक है? जैसे आप देखोगे कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, मतलब एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। जैसे जो सेम ग्रुप है, जैसे पोटेशियम हो गया, पोटेशियम और सोडियम बहुत हद तक सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को रिसेंबल करते हैं, ठीक है? और इनका मास में काफी डिफरेंस है, लेकिन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज पर, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर में अगर हम बोलेंगे तो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक क्लासिफिकेशन करोगे तो उनका एटॉमिक नंबर में एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में आएगा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में आएगा। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एटॉमिक मास का मतलब नहीं। और वैसे भी अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं आपको, तो मास जो हम लोग मानते हैं वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का टुगेदरली मानते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। जबकि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है या केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स जो पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें एटम्स का पूरा एटम पार्टिसिपेट नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम लोग हाइड्रोजन का बॉन्ड बना रहे हैं तो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्ड बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्लोरीन है, ये इनके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में। समझ में आया? व्हाट इट? तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। और इलेक्ट्रॉन किस तरह से, इलेक्ट्रॉन का एक एटम के अंदर अरेंजमेंट होता है कि
एटॉमिक नंबर के बेसिस पर होता है, ना कि एटॉमिक मास पर। समझ आया? Yes, sir. तो एटॉमिक नंबर ने पूरी प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया। फिजिकल एंड द केमिकल, तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, उसमें मेंडलीव में यहाँ पे एटॉमिक मास है बस, देन द एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट्स आफ्टर द रेगुलर इंटरवल। समझ आया? समझ आया? Yes, sir. समझ आया? अच्छा, समझ आ गया। चलो, अब हमें अलग अलग ट्रेंड्स देखने को मिले। ठीक है, ट्रेंड्स को हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी कितना टाइम हो गया? तो फिर पूरा ही गड़बड़ हो जाता है। नहीं, अभी है टाइम, मैं बढ़ा देता हूँ। जनरल ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ट्रेंड्स होते क्या हैं? ट्रेंड्स, ये बाकी के बच्चे कहाँ गए भाई क्लास में? बासिल, शाजिया वगैरह ये सब क्लास नहीं कर रही हैं आजकल। बच्चों के ना सर रीबोर्ड क्या स्टार्ट हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो क्लास इंपॉर्टेंट ही नहीं है, हम तो बेवकूफ हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। बोलो, ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड्स बोल रहा हूँ बेटा, क्या होते हैं? ट्रेंड्स होते हैं कि जब आप लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जाएं, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जाने पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज या मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, या मतलब जो चेंजेस मैं बोलूं क्या, सिंपल ट्रेंड्स क्या होता है? ट्रेंड्स होता है कि जब आप अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाए और अलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम आए, उनमें आने में जो एटॉमिक में एटम्स में चेंज आता है, जैसे साइज हो गया, ठीक है, वो चेंजेस साइज को हो गया, रिएक्टिविटी हो गई, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे चेंज होता है, उसी को हम लोग ट्रेंड्स बोलते हैं। समझ में आया? यस सर। ओके, तो ट्रेंड्स क्या है? द चेंज इन दी, हम बोल सकते हैं सिंपल की चेंज आना, किसमें किसमें चेंज आना बेटा? इन एटॉमिक साइज, रिएक्टिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, यानी वेरिएशन आ जाना, चेंज आना, जब हम लोग एलिमेंट्स में लेफ्ट मतलब ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाए, सॉरी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाए और अलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम जाए, तो उसी को हम लोग ट्रेंड्स बोलते हैं। समझ आया? समझ आया? अरे हाँ कि ना? हाँ ओके, सो अभी हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि ट्रेंड से पहले कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसी होती है। चलो इसको अगली क्लास में ही पढ़ेंगे यार, वरना फिर पूरा छूट ही जाएगा। आज आप यहाँ तक पूरा अच्छे से पढ़ के आइए, अगली क्लास में चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो अगली क्लास में चैप्टर खत्म, केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका, फिर बायो का स्टार्ट करेंगे, 2 चैप्टर रह जाएंगे आपके, फिर हो जाएंगे कंप्लीट इंशाल्लाह, इस महीने सब खत्म हो जाएगा सिलेबस। चलिए।